अच्छा, जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, इनमें टाइप्स आती हैं, दो टाइप्स आती हैं। हर डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स आती हैं। एक आती है ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, और एक आती है ड्यू टू सब्सटेंस। ठीक है। और ये जो टाइप्स है, इट इज़ वेरी सिंपल, यानी कि इनको डायग्नोज करने के लिए ना, एक तो आपको सारा, यू कैन एक दफ़ा आप पढ़ लें। जो मैं समझा रहा हूँ ना, तो वो भी आपको काफ़ी होगा लोगों को डायग्नोज करने के लिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो दो टाइप्स है ना, इनमें सिंपली सिंपली सिर्फ ये चीज़ है। अगर बंदे को कोई मेडिकल बीमारी थी, कैंसर था, इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसको सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, साइकोटिक सिम्टम्स, तो हम कहेंगे ड्रग, क्या कहते हैं, साइकोसिस ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। बस इतनी सी बात समझने वाली है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, रोट मेमोराइज, जरूरी नहीं है कि डीएसएम का हर एक एक वर्ड जो है आपके माइंड में रटा हुआ हो, क्योंकि रटा हुआ जो चीज़ है ना, वो फिर आपको याद भी नहीं रहती है, और वो फिर आप डायग्नोज भी नहीं कर पाएंगे। जो मैं समझा रहा हूँ ना, वो आपको, एज लॉन्ग एज आप डीएसएम को समझते हैं, जब तक आपकी डीएसएम की अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी भी डिसऑर्डर को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, रादर देन कि हर एक वर्ड आप मुझसे भी पूछ लें। मुझे भी 2 साल से ऊपर हो गए हैं, बस 3 साल होने लगे हैं इस फील्ड में। मुझसे भी आप काफ़ी सारे डिसऑर्डर पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक वर्ड तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ टीचिंग फॉर ईयर्स, डिस्पाइट ऑफ इतने साल पढ़ाना, इतने साल पेशेंट्स का ट्रीट करना, उसके बावजूद हर एक वर्ड मुझे भी याद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरा डायग्नोसिस सही होता है। सो विद दैट इन माइंड, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझे। सो दो चीजें, एक मेडिकल इंड्यूस्ड और एक जो उनसे किसी सब्सटेंस अब्यूज की वजह से। एक होते हैं अनस्पेसिफाइड और एक होते हैं अदर स्पेसिफाइड। अब उनमें भी यही है कि अगर पूरी क्राइटेरिया बंदे का मीट नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं अनस्पेसिफाइड है या अदर स्पेसिफाइड है। तो आप उसको कह देते, बट इस किस्म के केसेस एज ए सेड कि बहुत रेयर होते हैं, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल आने ही नहीं लगे आपके पास। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज टाइप्स। ये टाइप्स ना भी लिखें तो इट्स स्टिल फाइन। जो एक्चुअल टाइप है ना, वो आप लिखते हैं, एंड दैट इज स्टिल फाइन। अच्छा मैम, शेयर क्यों नहीं हो रही है स्क्रीन? मैं स्क्रीन शेयर करूं जल्दी से। आ, हमने यस बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा था, मुबश्शिरा, आपको याद होगा, शायद आप थी क्लास में। यस सर, बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा था हमने, जी और जी। बहुत डिटेल में पढ़ा था। याद है मुझे उसकी जब क्लासिफिकेशंस वगैरह। आपको क्या पूछना है, पूछे। नहीं पूछना नहीं, बस रिमाइंड करवाना था दैट वी रेड इट, ताकि थोड़ा बहुत आपको ना, बस रिमाइंड करवाने के लिए मैंने कहा। एनीवेज, सो इन बाइपोलर जो तीन टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर साइक्लोथाइमिक, इनमें सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है। ठीक है। और सिर्फ हाइपोमैनिक और मैनिक जो एपिसोड है, उसमें भी सिर्फ आपका टाइम डिफरेंस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। बाइपोलर 1 में डिप्रेसिव एपिसोड भी आती है, बाइपोलर 2 में उसकी जरूरत नहीं है। बाइपोलर 1 में जरूरी नहीं है बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है, डायग्नोज हो सकता है, बस। इसके अलावा टाइम पीरियड का डिफरेंस है। साइक्लोथाइमिक वो है जो कि 2 साल तक चल रहा हो बंदे कंसिस्टेंटली, और जो बाकी बाइपोलर 1 है उसमें 7 दिन तक का टाइम पीरियड है, और बाइपोलर 2 में 4 दिन का टाइम पीरियड है मैनिक एपिसोड का, बस। दैट्स इट। बाकी जो सिम्टम्स है, अगेन वेरी सिंपल, और एक ही चीज़ है जो बाकी तीनों डिसऑर्डर्स में रिपीट हो रही है, कि एक मैनिक एपिसोड होनी चाहिए। मैनिक एपिसोड में क्या होना चाहिए? एलिवेटेड एनर्जी होनी चाहिए। कोई भी काम कंसिस्टेंटली कर रहा है, लगातार कर रहा है, और वो रुक नहीं रहा है वो काम करने से, चाहे उस काम से उसको नुकसान भी पहुंच रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है, बातें की जा रहा है बहुत ज़्यादा, बातें जो सी हैं उसकी चुप नहीं हो रही हैं, बार बार उसको थॉट्स आई जा रही हैं, और उनकी वजह से वो बातें कर रहा है। सो दैट्स दैट। अच्छा, सी इसमें से ना थॉट से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई है, विच इज़ सीबीटी में भी वो यही देखते हैं। जो से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है ना, अगर वो भी आपका मेरे से कभी हुआ इत्तेफाक कोर्स करने का मेरे से, तो दैट्स इज व्हाट आई विल टीच यू इन द सीबीटी एज वेल, कि हर जो डिसऑर्डर है
उसके साथ कोई ना कोई थॉट का प्रॉब्लम लाजमी आ रहा होता है। जिस तरह इस डिसऑर्डर में जो सा रेसिंग थॉट्स आ रही होती है, लगातार थॉट्स आई जा रही हैं, जिनकी वजह से वो कंसिस्टेंटली बोली जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन एंड एनजाइटी आर लाइक, जैसे बंदे में मेडिकल बीमारी में लोगों को बुखार हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह मेंटल हेल्थ में किसी को बुखार हो जाए तो हम उसे कहते हैं उसको डिप्रेशन है या एनजाइटी है। और इनका ट्रीटमेंट भी जो सा इसी तरह आसान है जिस तरह बुखार का ट्रीटमेंट आसान है। बुखार में आप पैरासीटामोल दे देते हैं, उसको चंद दिनों में ठीक हो जाता है, 3 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसी तरह डिप्रेशन में आप उसको थेरेपी देते हैं, मेडिकेशन भी दे सकते हैं, थेरेपी देते हैं और चंद दिनों में उसका असर जो है आपके सामने आ जाता है। जो सीबीटी है वो बेसिकली बनाई ही जब इसी डिसऑर्डर के ऊपर गई है। जब आरनबेक ने देखा कि जो साइको एनालिसिस डिप्रेशन पे काम नहीं कर रहा है, उसने उस वक्त फिर नई चीज़ें ऑब्जर्व की और उसकी बेस पे उसने पूरी सीबीटी बनाई। सो डिप्रेशन इज अमंग द इजीएस्ट टू ट्रीट इन साइकाइट्री, जिस तरह बुखार को आप ट्रीट करते हैं। So, depressive disorders, what are these disorders? Depressive disorders include disruptive mood dysregulation disorder, major depressive disorder, persistent depressive disorder, premenstrual dysphoric disorder. ये सारे मेडिकल जो disorders हैं ये वो हैं which we will discuss that right now. The common feature of all these disorders is the presence of sad, empty, or irritable mood, accompanied by related changes that significantly affect individuals' capacity to function. What differs among them are the issues of duration, time, and presumed etiology. इनमें जो एक चीज सारे डिसऑर्डर्स में कॉमन है वो है सैड, कंसिस्टेंटली सैड एंड कंसिस्टेंटली अफसरदा रहना, खाली महसूस होना, चिड़चिड़ापन महसूस करना। उसके साथ से बंदे की जो कैपेसिटी है काम करने की उस पर काफ़ी असर पड़ा होता है। जैसे मैंने सारे, अभी लिटरली एक भी डिसऑर्डर नहीं है जिसमें हमने ये ना पढ़ा हो कि इस डिसऑर्डर की वजह से उसकी ज़िंदगी में असर, जो सा उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस में, उसकी सोशल लाइफ जो है उसकी परफॉर्मेंस में कमी आना शुरू हो जाती है। कोई एक डिसऑर्डर नहीं है जिसमें हम ये चीज़ ना पढ़ी हुई हो। सो दिस वन थिंग इज कॉमन इन एवरी सिंगल डिसऑर्डर। ठीक है। तो डिप्रेशन में क्या चीज़ चेंज है कि उसमें सैड फीलिंग है, ये डिफरेंस है बाकी डिसऑर्डर से। ऑटिज्म से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डिफरेंस ये है ना कि वो सैड रहता है कंसिस्टेंटली। सो इसके अलावा जो अमंग द डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो डिफरेंस है वो अगेन यहाँ पे भी एक टाइम पीरियड का डिफरेंस है और दूसरा किन वजूहात की वजह से हुआ है। बस ये डिफरेंस है इन सारे डिसऑर्डर्स में जिनकी बेस पे हम कहते हैं ये डिफरेंट डिसऑर्डर जो है इसको है। अब हम चलते हैं पहले वाले को, फिर जाके पढ़ते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसको हम डायग्नोज किस तरह करते हैं? ए क्राइटेरिया, सिवियर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट मैनिफेस्टेड वर्बली एंड और बिहेवियरली एंड ग्रोसली आउट ऑफ प्रोवोकेशन प्रोपोर्शन इन इंटेंसिटी ड्यूरेशन टू द सिचुएशन और प्रोवोकेशन। मतलब ये है कि उसको गुस्सा आता है शदीद किस्म का, और उसकी वजह से वो वर्बली या बिहेवियरली एग्रेशन शो करता है शदीद किस्म की, जो कि किसी ने उसको प्रोवोक नहीं किया, किसी ने उसको सुई नहीं मारी है कि तुम इस तरह जो सा मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हो। उसकी जो सिचुएशन है उससे भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। सिचुएशन में यानी कि उसके जो हालात हैं उसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ हुई नहीं है जिसकी वजह से उसको इतना शदीद गुस्सा आया हो। इसी तरह किसी ने उसको कभी गाली नहीं दी, कोई बुरा भला नहीं कहा जिसकी वजह से उसको इतना शदीद गुस्सा आया हो। इस चीज़ों के एब्सेंस में उसको इतना शदीद गुस्सा आ रहा है। तो इसको हम फिर ये क्राइटेरिया ए कहते हैं। क्राइटेरिया बी बी क्या है? द टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल। अब इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंटल लेवल है उसकी उसके मुताबिक नहीं है यह। इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर हम देखें, कोसर साहब आप भी आ गए माशाल्लाह, आप रेगुलरली आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी कोर्सेज में भी जी। आए आप, सही बात है। बाकी कोर्सेज आप कहाँ पर करा रहे हैं सर, मुझे पता नहीं है। चलिए हम ऐसा करते हैं ना, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे तो पता चल जाता है। ठीक है। चलिए अभी हम ये
करते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें हम क्राइटेरिया बी तक पहुंचे। क्राइटेरिया ये है कि बस सवियर गुस्सा बंदे को आ रहा है विदाउट किसी के प्रोवोक किए हुए, किसी के गाली गलौज दिए बगैर, या किसी सिचुएशन को देखे बगैर उसको वैसे ही शदीद गुस्सा आ रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो गया है आइसक्रीम खाने गए और आइसक्रीम खाने में कोई बात ही नहीं हुई है, सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, इस बच्चे को शदीद गुस्सा आ गया फॉर नो रीज़न। तो इसको हम कहते हैं कि वे सवियर टेम्पर आउटबर्स्ट था विदाउट एनी प्रोवोकेशन। फिर लेवल इसका बी का क्या क्राइटेरिया कि टेम्पर जो है इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल। बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि आपका जो डेवलपमेंटल लेवल है, जब बच्चा जो सा टीनेजर हो जाता है, टीनेज बच्चे में वैसे ही नेचुरली गुस्सा बहुत आता है। ठीक है। अगर टीनेज बच्चा गुस्सा कर रहा है, पेरेंट्स पे गुस्सा कर रहा है और लड़ाई कर रहा है, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। इसको इसको बुरा चीज़ नहीं कहा जाता, इसको बीमारी नहीं कही जाती। सो अगर बच्चा टीनेजर भी नहीं है, बच्चा बड़ा भी हो गया या बच्चा छोटा बच्चा है, तो उसके बावजूद उसको इतना शदीद गुस्सा आ रहा है, ये इसका ये मतलब है। नंबर तीन, टेम्पर आउटबर्स्ट अकर ऑन एवरेज 3 और मोर टाइम्स पर वीक। एक हफ्ते में 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा होता है। द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज परसिस्टेंटली इरिटेबल एंग्री मोस्ट ऑफ द डे, नीयरली एवरी डे, एंड इज ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स। जब टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं कंसिस्टेंटली, उसको कंसिस्टेंटली बहुत पूरे तकरीबन पूरे दिन तक उसको गुस्सा आया रहता है, तकरीबन एवरी डे। क्राइटेरिया ए एंड डी हैव बीन प्रेजेंट फॉर 12 मंथ्स। ये जो क्राइटेरिया है ए और डी, ये एटलीस्ट 12 महीने तक के लिए उसमें होने चाहिए। थ्रू आउट दैट टाइम इंडिविजुअल हैज नॉट हैड अ पीरियड लास्टिंग 3 और मोर कंसेक्टिव मंथ्स विदाउट ऑल ऑफ द सिम्टम्स क्राइटेरिया एंड ए बी। यानी कि 3 मंथ से कम नहीं होने चाहिए उसके अंदर, 12 महीने तक के लिए उसमें होने चाहिए। तो टाइम पीरियड जो है ये नोट करना। इसमें जो सा है डिस्ट्रप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर में एटलीस्ट 12 महीने तक उसको कंसिस्टेंटली सिम्टम जो से हैं हो रहे होने चाहिए, ये वाले। क्राइटेरिया ए एंड डी प्रेजेंट एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 सेटिंग्स। यानी कि घर में या अपने दोस्तों के साथ या स्कूल में उसके अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 सेटिंग्स में उसके साथ ही होने चाहिए। द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एज 6 एंड आफ्टर एज 18। 6 साल से पहले और 18 एज के बाद जो उनसे उसके ऊपर ये डायग्नोसिस नहीं दिया जा सकता। 6 और 18 के दरमियान में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। By the history or observation, the age onset of criteria A and E is it before 10 years. A और E का जो criteria, that is basically before 10 years of age. यानी कि बचपन से ही बच्चा जौन सा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सीला। There has never been a significant time period lasting more than 1 day during which full symptom criteria, except duration for manic or hypomanic episode, have been met. The behaviors do not occur exclusively during the period of a major depressive disorder. अब ये वही बात है कि किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी सब्सटेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें भी जो है हर डिसऑर्डर में कॉमन होती हैं। सो बेसिकली अब बचपन में ये स्टार्ट हुआ। बचपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। जैसे फ्रॉइड ने हमें बताया, वो बचपन जो उनसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सारे के सारे डिसऑर्डर जो उनसे हैं वो ट्रेस हो सकते हैं बचपन से, कि बचपन बच्चे का कैसा गुजरा। अगर बचपन में प्रॉब्लम्स थे तो वहां से ये सारी जो उनसे डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सो सारा जो डिसऑर्डर्स है उनका जो आप देख सकते हैं, अगर ट्रेस करें बच्चे हमेशा बचपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी होती है। और यहाँ पे भी यही है कि जो प्रॉब्लम है वो बचपन में स्टार्ट हुई है। अ, असल में बोल बोल के मेरा थक गया गला। इससे पहले भी मैं बातें कर रहा था क्लास से पहले भी। सो आई वॉज ऑन कॉल। एनीवेज, अब हम अगले पे आते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, व्हाट इज दिस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? Basically, પાંચ of the following symptoms have been present for at least 2 week period, represent a change from previous functioning. At least one of the symptoms either is depressed mood or loss of interest or pleasure. पांच जो सिम्टम्स हैं इनमें से uh, 5 or more of the following symptoms have been present during the same 2 week period and represent a change. दो या पांच जो सिम्टम्स हैं एटलीस्ट मिनिमम वो होने चाहिए।
किसी पर्सन में, और उनमें से एक जो है या डिप्रेस्ड मूड होना चाहिए या तो वो कंसिस्टेंट लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता, या किसी काम करने में मज़ा ही नहीं आता उसको। गाने सुन रहे मज़ा नहीं आ रहा, गेम खेल रहे मज़ा नहीं आ रहा, मूवी देख रहे मज़ा नहीं आ रहा। डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे एज इंडिकेटेड बाय अदर्स सब्जेक्टिव रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर्स। सारे मोस्ट ऑफ द डे के लिए उसको डिप्रेशन जो सा डिप्रेस्ड मूड जो सा उसका रहता है। मार्केटली डिमिनिश इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे। डिमिनिश्ड इंटरेस्ट है या प्लेजर है, मज़ा नहीं आ रहा, ना कोई काम नहीं, दिलचस्पी नहीं है। मोस्ट ऑफ द डे एवरी डे मीटिंग के ज़्यादातर दिन के उसमें ये प्रॉब्लम आती है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस नॉट डाइटिंग और वेट गेन। वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है मेडिकेशन के बगैर, किसी भी खाने पीने का या ज़्यादा किए बगैर। इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया उसको हर दिन होता है, या तो उसको बिल्कुल ही नींद नहीं आती या नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा सोता है वो। साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन हर दिन होता है, वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उसको एजिटेशन है, चिड़चिड़ापन है उसकी एक्टिविटीज़ में, और बहुत ज़्यादा काम करता है वो। थका रहता है हर दिन, ठीक है, सारा दिन जो है वो उसको थकन थकन सी महसूस होती है। अब ये चीज़ जो सी फिजिकल बीमारी में भी होती है, बुखार होती है तो आपको थका थका महसूस होता है, आप बिस्तर पे जाके लेट लेते हैं, लेट जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट। कोई भी काम जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ्स, जो चीज़ मौत है उसके उसके अंदर आती हैं सोचें। और सुइसाइडल आइडिएशन जो उनसे विदाउट किसी प्लान किए और विदाउट एक्चुअल अटेम्प्ट के उसके अंदर आती रहती हैं थॉट्स, सुइसाइड की थॉट्स आती रहती हैं। द सिम्टम्स आर कॉज सिग्निफिकेंटली, अब ये वही बात है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस डिस्ट्रेस होनी चाहिए, इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, किसी सब्सटेंस की वजह से नहीं होना चाहिए, और किसी और बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए, और देयर हैज नेवर, ये अगेन वो बीमारी वाली बात आ गई। सो एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे, एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है। किसी और बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए, सब्सटेंस की वजह से नहीं होना चाहिए, और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें शदीद इफेक्ट जो है उसको आना चाहिए। ठीक हो गया। विद पेरिपार्टम ऑनसेट विद सीजनल पैटर्न, सीजनल पैटर्न में भी होता है, कभी कभार लोगों को सर्दियों में ज़्यादा ये आना शुरू हो जाता है डिप्रेशन, कुछ लोगों का ये होता है इशू, कुछ लोगों का पेरिपार्टम होता है, दैट इज दिस इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। किसी कुछ लोग होते हैं उनको उसके साथ कैटाटोनिया भी होता है डिप्रेशन के साथ। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स होते हैं, कुछ के अंदर एटिपिकल फीचर्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। ठीक है, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स भी होता है, डिप्रेशन विद कैटाटोनिया भी होता है, पेरिपार्टम ऑनसेट भी होता है, सीजनल पैटर्न भी होता है कुछ लोगों को। सो दैट्स इज हाउ इट इज डायग्नोस्ड। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लें। कंसिस्टेंटली सैड रहना सारा दिन, या तो फिर किसी भी काम में दिलचस्पी न रहना, और किसी भी काम में दिलचस्पी न रहना और किसी भी काम करने में मज़ा ना आना, ये दो मेजर सिम्टम है जो किसी पेशेंट में होने चाहिए लाजमी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि वो उसकी नींद के सिम्टम भी हैं, कम सो रहा है या बहुत ही ज़्यादा सो रहा है, या बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा सो रहा है। इसके लिए उसके इसके अलावा उसके अंदर जो रोज़मर्रा के काम है, या तो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए उसमें, जिसकी वजह से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अब हम आते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है। जो हमारे पास था वो डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, उसमें टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड क्या था, किसी को याद है? तो 2 वीक्स तक। एग्जैक्टली 2 वीक्स। अब इसमें क्या है, 2 इयर्स का टाइम पीरियड है। 2 वीक्स से अब हम आ गए 2 इयर्स पे। डिप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द डे फॉर मोर देन
for more days than not as indicated by either subjective account or observation by others. सब्जेक्टिव अकाउंट क्या होता है कि उस अपनी तरफ से अपने आप को ऑब्जर्व करके पेशेंट बता देता है कि मुझे कंसिस्टेंटली सैड फील हो रहा था, या किसी दूसरे लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ, दोनों तरह से डिप्रेस्ड मूड है उसके अंदर फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, 2 साल तक के लिए। इसके अलावा उसमें वाइल डिप्रेस टू ऑफ द फॉलोइंग जो सी हैं उसमें सिम्टम्स इसमें से आने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जो उनसे उसकी भूख उसमें बहुत ही कम भूख होनी चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा उसका खाना पीना होना चाहिए। इसके अलावा उसका सोना बहुत कम या हाइपर सोमनिया यानी कि बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ही कम एनर्जी है और थकन थकन सा महसूस हो रहा है उसको। उसको सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत कम है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। फीलिंग्स जो उनसी हैं उसको होपलेसनेस की आ रही है, कोई उम्मीदी ना उम्मीदी की फीलिंग्स आ रही हैं उसको। सो इनमें से एटलीस्ट दो होने चाहिए सिम्टम। और क्राइटेरिया ए जो है वो एटलीस्ट 2 साल के लिए पूरा होना चाहिए उसका। फिर ड्यूरिंग द 2 year पीरियड, वन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंस, इंडिविजुअल हैज नेवर बीन विदाउट सिम्टम क्राइटेरिया ए और बी फॉर मोर देन 2 months। जो ये सारे पीरियड है ना, अब देखिए मैंने आपको डीएसएम जब हमने स्टार्ट की थी उसके शुरू में बताया था, जो डिसऑर्डर है ये कंसिस्टेंट नहीं रहते सारी उम्र। कि एक बंदे को मेजर डिप्रेसिव हो गया तो वो डिप्रेस्ड मूड में ही रहेगा सारी उम्र, ऐसा नहीं होता। ये फेजेस में चलते हैं। तो वो बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बंदा जो उनसे एटलीस्ट 2 months के लिए, पूरे 2 साल में कंसिस्टेंटली 2 मंथ तक इसी स्टेट में रहा है। 2 मंथ के बाद बेहतरी हो सकती है उसमें, फिर बेहतरी होगी, फिर दोबारा उसको डिप्रेशन आ गया, फिर बेहतरी होगी, फिर दोबारा डिप्रेशन में चला गया वो। तो ये चीज़ चलती रहती है, इस तरह ये साइकिल में ये चलते रहते हैं डिसऑर्डर्स, कंसिस्टेंटली एक स्टेट नहीं रहती है। यही चीज़ हमें हर जगह पे ऑब्जर्वेशन में मिलती है। यूनिवर्स में अगर आप देखें हर चीज चेंज चेंज होती रहती है कंसिस्टेंटली। हमारे जो दुनिया के कॉन्टिनेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं एट एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर ईयर। 15 सेंटीमीटर एक साल में मूव कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, सारे के सारे, साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। इसी तरह हमारा जो सूरज है वो भी एक जगह पे नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। और सूरज सिर्फ स्ट्रेट नहीं मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से। जो ब्लैक होल है ना हमारे सेजिटेरियस ए, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है सूरज जो है। और वो हमें भी साथ साथ लेके जाई जा रहा है, पूरे कायनात का चक्कर लगा रहा है अच्छी तरह से। क्या स्पीड है इसकी? स्पीड है बेसिकली 62 मिलियन किलोमीटर्स इन 24 आवर्स। अगर आप दुनिया को एक जगह पे छोड़ के कहीं और जाए ना, कहेंगे चले मैं 24 घंटे जाके एंजॉय करके आती हूँ, पार्टी करके आती हूँ, 24 घंटे के बाद वापस आएंगे तो दुनिया जा चुकी होगी 62 मिलियन किलोमीटर्स दूसरी जगह पे। सो इसी तरह हर चीज़ चेंज हो रही है। तो बीमारियां भी जो है उसी तरह चेंज हो रही है, एक स्टेट नहीं रहती हमारी। इसी तरह हालात भी जो हमारे हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं कभी भी। कभी अच्छे हालात आते हैं, कभी बुरे हालात आते हैं, फिर कभी अच्छे हालात आते हैं, फिर बुरे हालात आते हैं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है, हमेशा एक ही जैसे हालात नहीं रहते। तो हर चीज़ जो है चेंजिंग है। इसी तरह डिसऑर्डर्स भी जो है ये चेंजिंग स्टेट में होते हैं, एक ही स्टेट में नहीं होते हैं कि हर वक्त बस डिप्रेस्ड है तो सारी उम्र उसने डिप्रेशन में रहना है, हमने उसका इलाज ना किया तो डिप्रेशन में ही रहेगा सारी उम्र, ऐसा कभी नहीं होता। इवन जो फिजिकल बीमारियां जिस तरह कैंसर है या और बीमारियां, उनका बिल्कुल ही इलाज ना करें तो वर्स होती जाती हैं, इलाज करें तो बेहतर हो जाती हैं। तो एक स्टेट में कभी भी कोई चीज़ नहीं रहती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। May be contain criteria for major depressive disorder may be continuously present for 2 years. There has never been a manic or hypomanic episode. मैनिक या hypomanic episode तो उसमें थी नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी और बीमारी की वजह से तो उसमें ये सिम्टम नहीं आ रहे थे, तो इसमें ये वो बता रहे हैं कि उसकी वजह से नहीं है ये। द डिस्टर्बेंस इज नॉट एक्सप्लेन बाय अनदर, देखिए बाकी डिसऑर्डर के नाम दे दिए, उनकी वजह से नहीं है। द सिम्टम्स आर नॉट, क्योंकि किसी ड्रग शरग तो नहीं ली हुई, उसकी वजह से भी नहीं है। सिम्टम्स की वजह से उसकी जोन सी है ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग और बाकी जो फंक्शनिंग है उसमें खलल आ रहा है। ये चीज़ें हर डिसऑर्डर में कॉमन है, एज आई बीन सेइंग फॉर रिपीटेडली। ठीक हो गया। अब तो जो मैंने उर्दू में बताया ना वो ये सारा कुछ इन्होंने इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में। इफ़ यू रीड इट वंस आपको वो सारी बात समझ आ जाएगी जो मैंने बताई है। अच्छा, डेवलपमेंटल कोर्स हो गया, इसके अलावा क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर।
Um, in the majority of the menstrual cycles, at least five symptoms must be present in the 5 week before the onset of menses, start to improve within a few days after the onset of menses, and become minimal or absent in the week post menses. What is menses? I have not read that. I have no idea what that is. Females को पता होगा what that is. I don't know. I think it's pregnancy related, but I've never searched that on the internet और मुझे teachers ने नहीं बताया. I have no idea what is that. Whatever that is. I could search that. What is menses? But I have no idea. Where is the phone? The phone भी आगे पीछे होगा. चले, whatever that is. I'm not going to read that, but it's fine. One of the following symptoms must be present: marked affective lability, mood swings आना, feeling suddenly sad or tearful, increased sensitivity to rejection. ये चीज़ जो है मैंने एक पेशेंट में देखी हुई थी. शी वॉज गिवन मेडिकेशन जब मैं व्हेन आई वाज एन इंटर्न एट साइकियाट्री वार्ड. वहाँ पे मैंने ये देखी थी. एक लड़की आई थी. शी वॉज प्रेग्नेंट और उनको प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग्स आ रहे थे और सैड और टीयरफुल इस तरह सडनली फील करती थी. और ये वाला एग्जैक्टली यही सिम्टम आ रहा था उनमें, जिसकी वजह से उनको फिर मेडिकेशन दी थी एंड शी वाज बेटर विद दैट मेडिकेशन. तो इन पेशेंट्स को ना अगर इलाज इस तरह ना भी किया जाए प्रेगनेंसी के बाद जो उनसा है ना, इनकी वैसी हालत बेहतर हो जाती है. मार्क्ड इरिटेबिलिटी और एंगर, इंक्रीज्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और दूसरों के साथ जो उनसा है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो बहुत ज़्यादा होना. मार्क्ड डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस और सेल्फ डिप्रिकेटिंग थॉट्स, अपने आप को हार्म करने वाली थॉट्स. दीज आर दोज थॉट्स. मार्क्ड एंजाइटी, टेंशन और फीलिंग ऑफ बीइंग कीड अप और ऑन द एज. एंजाइटी है उसको या उसको किसी किस्म की टेंशन है. मार्क्ड का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत एंजाइटी टेंशन तो हमें 24 घंटे रहती है, बट मार्क्ड वो होती है जो कि आपको क्लियरली नजर आ रही होती है कि ये ज्यादा सिवियर है कंपेयर टू नॉर्मल वंस. इस मार्क का ये मतलब है. Our feelings keyed up on the edge. One of the following symptoms must be additionally be present to reach a total of five symptoms when combined with the symptoms criteria B from the above. Decreased interest in usual activities, subjective difficulty in concentration, lethargy, easy fatigability or marked lack of energy, marked change in appetite, overeating or specific food cravings, hypersomnia या insomnia, a sense of being overwhelmed or out of control, ऐसा महसूस होना कि वो बिल्कुल out of control है. Physical symptoms such as breast tenderness or swelling, joint muscle pain, a sensation of bloating और weight gain, ये जो सी सेंसेशन है ये उसमें होती है. स्वेलिंग हो जाना अपनी टांगों में या जो भी है. ठीक है, तो ये जो सी है ये वाले सिम्टम जो है इनमें से एटलीस्ट 5 जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए उनमें, इन एडिशन टू दीज 8 A एंड B क्राइटेरिया. अब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट जो डिस्ट्रेस है वो होनी चाहिए. डिस्टर्बेंस जो सी है किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए. और क्राइटेरिया ए शुड बी कन्फर्म पर्सपेक्टिव डेली रेटिंग्स ड्यूरिंग एटलीस्ट 2 सिम्प्टोमेटिक साइकिल्स. 2 सिम्टम के जो साइकिल्स हैं उनमें एटलीस्ट जो डेली रेटिंग्स हैं उनके जरिए कन्फर्म होना चाहिए कि क्राइटेरिया है इनमें. द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस, अगेन द सेम थिंग. इसमें अब तक जो मैंने पढ़ाया कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछ ले माइक अनम्यूट करके. जी कोई क्वेश्चन है? नो सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया. नो सर. ठीक हो गया. ये पता नहीं कंप्यूटर स्लो हुआ हुआ है क्योंकि एप्स काफ़ी सारी ओपन हुई हुई हैं. अ, अच्छा, अब ना काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में ना, जिस तरह ये मैंने अभी भी मेंशन किया था शुरू में, अभी यहाँ पे आया सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, किसी सब्सटेंस की वजह से. अब इसमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत थोड़ा सा है. वो बस ये है कि जब किसी ने कोई नशा आवर चीज़ ली है, उसके बाद उसमें ये सिम्टम आना शुरू हुए हैं, फिर हम उसको कहते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड. कभी भी नशा आवर चीज लेने के बाद ये सिम्टम स्टार्ट हुए हैं. अगर उससे पहले स्टार्ट हुई है फिर ड्रग इंड्यूस नहीं है.
उसको इसका मतलब पहले से था। ये तब होता है जब उसने ड्रग लिया, उसके बाद उसको स्टार्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस इंड्यूस्ड। बाकी बाकी सारे सिम्टम जो है वो सेम होते हैं। ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। कोई कैंसर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको ये डिसऑर्डर है। बाकी सिम्टम रिमेन द सेम। अदर स्पेसिफाइड आ गया इसमें, अगेन द सेम, कि जो इंसान आप वो कर लें, ठीक हो गया। सिम्टम पूरे मीट नहीं हो रहे, इस किस्म के पेशेंट को देखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और, एक मैंने पहले पिछले में बताया था, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। यहाँ पे आता है एक डिसथाइमिक डिसऑर्डर। व्हाट इज दैट? वो यहाँ डीएसएम में लिखा हुआ नहीं है। व्हाट इज दैट? डू यू नो व्हाट इज दैट डिसथाइमिक डिसऑर्डर? माइक अनम्यूट करके कुछ तो बोले। किसी को नहीं पता क्या है? व्हाट इज डिस्थाइमिया? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आप जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन लाजमी वो एमसीक्यूज में देते हैं। व्हाट इज डिस्थाइमिक डिसऑर्डर? डिस्थाइमिया में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? दे आस्क दीज थिंग्स, और ये आपको फिर वहां पे जाके सॉल्व करने पड़ेंगे, और यहाँ पे नहीं आंसर करेंगे, वहां पे जाके लाजमी आपको ये प्रॉब्लम आएगा। अगर नहीं भी आता तो कुछ तो बोल दें। एनीवेज, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ प्योर डिस्थाइमिक सिंड्रोम। एनीवेज, कोई बोल भी नहीं रहा, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक ये क्लास में कोई है। क्लास में कोई है भी कि नहीं है? में है, लेकिन आइडिया नहीं हो रहा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इससे ये भी डिप्रेशन है, वो भी डिप्रेशन है, और अब इसका इसका हाँ, कोई क्लियर नहीं है ना, तो उस वजह से आपका वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। डिफरेंस अगेन सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्थाइमिया इज प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन, उसको कहते हैं डिस्थाइमिया। और टाइम पीरियड का जो सा एटलीस्ट उसमें 2 इयर्स होने चाहिए। जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, इसको डिस्थाइमिया कहते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ डीएसएम में नहीं लिखी हुई है, बट ये चीज़ पेपर में लाजमी आती है, अगर आप जॉब के लिए कहीं पे भी अप्लाई करें। पीपीएससी में अप्लाई करें, एफपीएससी में अप्लाई करें, जहाँ भी अप्लाई करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो ये एक एमसीक्यू लाजमी आता है उसमें। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा लाजमी। सर, मेजर डिसऑर्डर का जो है वो टाइम पीरियड है, और जो डिस्टेमिया है उसका नहीं है, यानी कि वो लॉन्ग पीरियड है का बहुत ज्यादा। एटलीस्ट 2 इयर्स, एटलीस्ट 2 इयर्स। हाँ, टाइम पीरियड का डिफरेंस है। वहां पे क्वेश्चन आता है कि डिस्थाइमिया में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। नीचे लिखे होते हैं, चंद ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, आपने उस ऑप्शन पर टिक करना है जिसमें लिखा हो कि टाइम डिफरेंस की वजह का डिफरेंस है इन दोनों में। ये डिफरेंस है। ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअली। अच्छा, एंड नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास, विच इज
सबसे पहले डिप्रेशन आइडेंटिफाई हुआ था इन 3000 ईयर्स अगो। हिपोक्रेटिस ने इसको आइडेंटिफाई किया था। और उसने किया था ये उसकी जो अंदर उसके चार उसने दिए थे फ्लूइड्स होते हैं। उन फ्लूइड के इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन होता है। इसको मेलनकोलिया कहा जाता था। और मेलनकोलिया ये एंशियंट ग्रीस के टर्म है जो कि वहाँ से लेके रिसेंटली 200 साल पहले तक चली आ रही है कंसिस्टेंटली। अभी ये जब डीएसएम बनी है, डीएसएम में जाके ये चेंज हुआ। जब डीएसएम 1 बनी है ना, तब जाके इसका नाम चेंज होकर इसको डिप्रेशन कहा गया। इससे पहले इसको डिप्रेशन नहीं कहा जाता था, इसको मेलनकोलिया ही कहा जाता था। तो अब आके ये टर्म चेंज हुई है। सर मेरे ख्याल में उर्दू में भी इसे मेलानकोलिया कहते हैं, जैसे हाँ, अब मुझे उर्दू का नहीं थोड़े पता। बुक्स देखे। मेरे माइंड में उर्दू का आइडिया नहीं है। उर्दू लिटरेचर ये हाँ तो मेलानकोलिया इसे कहते हैं। हाँ, मेलनकोलिया जो उनसे है, ये ओल्ड टर्म है जो कि हिपोक्रेटिस ने दी थी 3000 साल पहले। और वो सिर्फ अभी 100-200 साल पहले ये टर्म चेंज हुई है। और इसको अब हम डिप्रेशन कहते हैं। कंडीशन एक ही है, बट नाम चेंज हो गया। मेलनकोलिया से ये हो गया। और जो सी कॉजेज हैं वो भी अब हमें एक्चुअल पता चली है कि कॉजेज क्या है। नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, अबाउट सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द फ्यूचर। उसकी वजह से उसको डिप्रेशन होता है। अनलाइक जो कि हमें हिपोक्रेटिस ने बताया था कि जो फ्लूइड है उनके इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। उसके फ्लूइड के इम्बैलेंस, फ्लूइड वो थे ही नहीं कभी इंसान के अंदर जो उसने बताए थे हिपोक्रेटिस ने। तो अब हमें पता चला फ्लूइड के इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह से नहीं होता ये डिसऑर्डर। बट एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी इज बेसिकली डर लगना या परेशानी होना फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में। Anxiety include disorder that share features of excessive fear and anxiety related behavioral disturbances. I think it's enough for today. ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको याद भी नहीं रहने लगा। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम कल कर लेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट दम राइट नाउ। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, कुछ डिस्कस करना है तो पूछ लें। और मुझे क्लास का अगर याद ना रहा करे तो डेफिनेटली खुद भी याद करा दिया करें क्लास, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर लें। एनीवेज, तो हमारी जो कंडीशन है ना, हर चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है बेसिकली ज़िंदगी में। अभी आपके अगर बुरे हालात है ना और दूसरे लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, सास बड़े जुल्म कर रही है, कल को वो फिर चीज़ें पलट भी जाती हैं। ठीक है। तो कल को हो सकता है बहू अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है और सास जो सी है वो तकलीफ में हो, ऐसा भी होता है। सो चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, कभी भी सेम नहीं रहती हैं। अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, हर चीज़ चेंज होती रहती है, डिसऑर्डर्स भी चेंज होते रहते हैं, सेवेरिटी ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही था। यस सर, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा ओके सर। लेक्चर था आपका। ओके सर। ठीक होगा। अल्लाह हाफिज।